हिमाचल की खबरों में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद मंडी से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां ओवरटेक करते हुए एएसपी की गाड़ी ने एक स्कूटी सवार को कुचल दिया है। घायल का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में जारी है। जिंदगी और मौत से ये युवक जूझ रहा है। युवक का नाम यशवंत बताया जा रहा है। 28 तारीख की यह घटना है। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे लाइन हाजिर कर दिया है। इसके बाद घायल की सुध लेना मंडी पुलिस भूल गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर मंडी से, जहां एएसपी की गाड़ी से एक स्कूटी सवार को कुचला गया है। 28 तारीख का ये वीडियो है जो अब सामने आया है। इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और चालक को लाइन हाजिर कर दिया है। युवक का नाम यशवंत बताया जा रहा है। पीजीआई में मौत और जिंदगी की जंग वो लड़ रहा है। आपको बता दें, पीजीआई चंडीगढ़ उसे इलाज के लिए रेफर किया गया है। 28 तारीख का ये वीडियो है। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक पहली तस्वीर एएसपी की गाड़ी की है, जहां उन्होंने एक स्कूटी फरार युवक को कुचला है और युवक का पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज जारी है। जिंदगी और मौत की जंग ये युवक लड़ रहा है। मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां ओवरटेक करते वक्त एएसपी की गाड़ी ने स्कूटी सवार को कुचला है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी मंडी से ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, 28 तारीख का ये वीडियो बताया जा रहा है और जो युवक है यशवंत, उसकी हालत इस वक्त कैसी है और क्या कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई? क्या कुछ कहना है उनका इस मामले पर? देखिए जैस्मिन, 28 तारीख की घटना है और इस घटना के बारे में किसी को जो है वो कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि मंडी पुलिस की तरफ से जो है वो जितने भी हादसे होते हैं उसकी एक प्रेस रिलीज बकायदा मीडिया को जारी की जाती है, लेकिन इस हादसे की कोई भी प्रेस रिलीज जो है वो मीडिया तक नहीं पहुंची थी। आज जब ये जो घायल है यशवंत, इसकी जो धर्मपत्नी है लवली, उसने हमसे न्यूज 18 के माध्यम से संपर्क किया और हमें ये सीसीटीवी फुटेज जो है मुहैया करवाई है और उसने बताया, उसने अपने दुख दर्द को बताया कि किस प्रकार से उसका जो पति है यशवंत, वो वहां पर चंडीगढ़ में जो है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लवली ने हमें ये बताया है कि डॉक्टरों ने उसे ये बताया है कि हो सकता है कि यशवंत जिंदगी भर ठीक ना हो पाए और उसे जिंदगी भर जो है वो बिस्तर पर ही रहना पड़े। और ये बात सुनने के बाद अब लवली जो है अपने होशोवास खो बैठी है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि यशवंत ही पूरे परिवार का जो है वो संचालन करने वाला इकलौता व्यक्ति है। पूरा परिवार इस पर ही आश्रित है। और लवली का ये भी कहना है कि इस हादसे के बाद जो है वो पुलिस वालों ने उसकी बिल्कुल भी जरा भी सुध नहीं दी। इतने दिन उसके पति को जो है वो चंडीगढ़ में एडमिट हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस वालों ने कभी भी उसके साथ कोई संपर्क नहीं किया या हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तरफ हमारी इस मामले में जो है वो एएसपी मंडी और एसपी मंडी से भी बात हुई है। एसपी मंडी ने बताया है कि भी जो चालक था उस वक्त, जो एएसपी की गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था, जिसका नाम बलदेव बताया है और पोस्ट उसकी HASI की है, उसे जो है वो उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है अंडर सेक्शन 279 और 337 और उसे जो है वो लाइन हाजिर कर दिया गया है। और इसके अलावा FSL की जो टीम है वो मौके पर गई थी। उन्होंने मौके पर जाकर जो है वो सीसीटीवी फुटेज और अन्य जितने भी जो साक्ष्य है उनका जुटाया है और उस प्रकार से जांच जो है जारी है। एसपी मंडी का कहना है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आगे जो भी बातें सामने आएंगी उसी आधार पर जो है वो फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसमें जो है वो सीसीटीवी फुटेज के और भी बहुत से पहलू है और भी एंगल से सीसीटीवी फुटेज की जो है वो बात कही जा रही है। वो हालांकि पुलिस के पास है, हमने पुलिस के संपर्क भी किया था कि वो सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड की जाए, लेकिन उनका कहना है कि FSL के लिए जांच के लिए उस फुटेज को भेजा गया है, इसलिए अभी तक वो फुटेज हमारे पास शेयर नहीं हुई है। जब पुलिस के पास जो और फुटेज मौजूद है वो जब सामने आएगी तो उसको भी हम यहाँ पर जो वो दिखाएंगे और यदि उसमें जिस प्रकार से क्या बातें उसमें सामने आती हैं उनके बारे में भी जो है वो जानकारी देंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि ये व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है। मंडी जिला के थाची गांव का ये रहने वाला है। यशवंत इसका नाम है और मात्र 28 साल इसकी उम्र है। 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी और पूरे परिवार का जो जिम्मा है वो इस व्यक्ति के ऊपर ही है। पत्नी बहुत ज्यादा परेशानी में है और पुलिस जो है वो दूसरी तरफ ये कह रही है कि उन्होंने FIR जो है वो दर्ज कर लिया और कार्रवाई जारी है। जी जैस्मिन। बिल्कुल। साथ ही वीरेंद्र, अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से डॉक्टरों का कहना है कि यशवंत, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, कि वो हो सकता है उम्र भर बेड रिडन रहे, वो बेड से उठ ना पाए, तो क्या इस पहलू के मद्देनजर भी कोई जांच या किसी तरह का कोई मुआवजा या फिर इलाज में मदद या इस तरह की कोई बात सामने आई है अधिकारियों की तरफ से? देखिए जैस्मिन, वही बात है। ये जो घायल हम जिसकी बात कर रहे हैं यशवंत की,
इसकी जो धर्मपत्नी लवली ने हमारे साथ संपर्क किया, उनका यही कहना है कि इतने दिन हो गए हादसा हुए और पुलिस ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है, कोई उसके पास कोई नहीं पहुंचा है उसका हाल चाल जानने के लिए। इसका लवली का यही कहना है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे उसका पति जिस हालत में था उस हालत में उसे उसका पति लौटा दो, जिस प्रकार से वो चलता फिरता रिष्ट पुष्ट था, जिस प्रकार से वो घर का संचालन कर रहा था, उस स्थिति में जो उसका पति लौटा दो, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि पुलिस को भी थोड़ी संजीदगी दिखाने की जरूरत है। यदि इस प्रकार का घटनाक्रम आपकी सरकारी वाहन से हुआ है, आपके कर्मचारी की गलती से या लापरवाही से हुआ है, या जाने अनजाने में इस प्रकार का कोई हादसा हुआ है, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप वहां पर जाएं और उस जो भी घायल है या जो भी प्रभावित परिवार है उसकी हर संभव मदद करें। लेकिन दुख की बात यही है, उस पीड़िता का भी दुख यही है। बिल्कुल वीरेंद्र, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। लवली जी इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, यशवंत की धर्मपत्नी है, बेहद दुखी हैं। लवली जी, क्या कहेंगी आप जिस तरीके से यशवंत की स्थिति अभी बनी हुई है और पुलिस कह रही है कि हर पहलुओं से जांच की जा रही है? हेलो जी जी लवली जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से यशवंत जी की स्थिति अभी बनी हुई है, पीजीआई में वो एडमिट हैं? हाँ जी मैम, यशवंत कुमार की अभी जो स्थिति है बहुत ही बुरी है मैम, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है एक तो उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज है, दूसरा वो दोनों पैरों से पैरालाइज हो चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले करीब 9 बजे के आसपास डॉक्टर जब राउंड पर आ रहे थे, मतलब राउंड पर आए थे, तब वो हमें ये बोल रहे थे कि जो इनका सर है, सर की जो हड्डी है वो थोड़ी सी खिसक गई है, जिसकी वजह से बाकी नस कट चुकी है और वो उम्र भर ऐसे ही रहेंगे। लवली जी, क्या ये सिचुएशन जो उनकी अभी है, गंभीर स्थिति में जो है, आपने मंडी में एएसपी से मुलाकात की या उन तक ये संदेश पहुंचाया, या उन तक किस तरीके से आपकी बातचीत हो पाई है कि उनकी गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ है, जाने अनजाने में ही हुआ हो चाहे, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और इतनी गंभीर हालत में आपके पति इस वक्त है? जी नहीं मैम, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिला मैम। मैं कुल्लू में होती हूँ और जो मेरे पति है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो फिर जैसे मतलब मुझे जो उस घटना की कॉल करीब 11 बजे के आसपास आई थी, 11 बज के कुछ मिनट हुए थे, उस टाइम मुझे ये बताया गया कि आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है और उनको मंडी अस्पताल में लाया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि अब उनको थोड़ी देर में ही उनको रेफर चंडीगढ़ किया जाएगा पीजीआई में। फिर बाकी और उसकी मतलब जैसे ही हमें इस घटना के बारे में पता लगा और मैंने उसी में अपने घर वालों को कॉल किया कि नहीं भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, और फिर हम डायरेक्ट ही चंडीगढ़ के लिए निकल गए मैम। हाँ जी मैम। इसके अलावा मंडी में आपने कहा कि आप कुल्लू में रहती हैं और यशवंत मंडी में रहते थे, मंडी में काम करते थे। जी मैम। क्या काम करते थे और कहाँ पर मंडी में ये स्थित थे, कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, क्या ये जानकारी आपके पास है? मैम एक्सीडेंट की जानकारी तो मेरे पास नहीं है मैम, बस इतना है कि जो वो काम करते थे वो श्रृंगार होटल सॉलीगढ़ मंडी में काम करते थे और एज ए शेफ काम करते थे। हाँ जी मैम। और क्या बोलते हैं जिस तरीके से जी 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 हाँ जी मैम बोलिए। जी लवली जी, आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। हाँ जी मैम, जिस तरीके से मुझे 2-3 दिन बाद जो फुटेज दिखाई गई उसमें मतलब अब जिस तरीके से बस को मेरे पति पास दे रहे थे, उसी टाइम अचानक से अब पुलिस वालों की गाड़ी आगे निकल रही है और वो बस को ओवरटेकिंग कर रही है और वहीं पे मेरे पति का एक्सीडेंट होता है। ये तो अगर पुलिस प्रशासन ऐसा करने लगे तो फिर आम आदमी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल लवली जी, गंभीर सवाल है कि अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके से लापरवाही से ओवरटेक अगर करेगी और उसमें आम नागरिक की जान पर बनाई है तो फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होना लाजमी है। लवली जी, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या मांग कर रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से? क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी और मौत की जंग तो यशवंत जी लड़ रहे हैं पीजीआई में। जी मैम, अब मान भी लीजिए अगर यशवंत सिंह को कल डिस्चार्ज भी किया जाता है या मतलब उनका ऑपरेशन तो होने से रह गया कि नहीं भाई उनका ऑपरेशन ही होगा, वो जिंदगी भर अब बेड पर पड़े रहेंगे और ऊपर से जो उनकी एज है वो 28 है। अब खुद सोच लीजिए आपकी अब इतना नौजवान जिसकी एज अभी 50 भी क्रॉस नहीं है तो उसकी लाइफ उम्र भर के बर्बाद है।
और लवली क्या जी, बोलते हैं जी इस मैम। बीच आपके पेरेंट्स का, आपके माता पिता का क्या हाल है कि किस स्थिति में हैं वो लोग? वो इस स्थिति में कि नहीं भाई, आप मैं क्या बयान करूं, अब आप खुद जानते कि नहीं भाई, एक माँ बाप के लिए अपने जवान बच्चे और सबसे बड़े बच्चे का दुख क्या होता है मैम, बिल्कुल, ये बिल्कुल। आप अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल। मुझे इस चीज को बयान करने की जरूरत भी है। और अगर आपको कोई भी बिल्कुल। एविडेंस चाहिए हो, मैं यहाँ हॉस्पिटल की हर एक डिटेल आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ कि कैसे, और आप उस केस को पूरी तरह से रिवीजन भी कर सकते हैं कि नहीं भाई किस कंडीशन में है और कैसे है। बिल्कुल। लवली जी, मंडी पुलिस की तरफ से आपकी कोई सुध ली गई? मंडी पुलिस की तरफ से कोई फोन आया आपको? जी यशवंत नहीं, की मुझे स्थिति जानने कोई के लिए? कॉल नहीं आया, ना मेरे पति को कोई कॉल किया गया कि नहीं भाई, हाँ ऐसा, यहाँ तक कि किसी ने हाल चाल तक नहीं पूछा। बाकी चीजें छोड़ दो, कहाँ उन्होंने मतलब प्रेजेंट रहना कि नहीं भाई। बिल्कुल लवली जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और मंडी एएसपी सागर चंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर जी, मैं लवली जी से अभी बात कर रही हूं, वो आपको भी सुन पा रही हैं, और उनका ये कहना है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से आज उनके पति जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मंडी पुलिस की तरफ से सुध तक नहीं ली गई कि वो किस स्थिति में है। क्या कहेंगे सर आप? हाँ, ये एक्सीडेंट हुआ था, इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है ड्राइवर के खिलाफ, जो जीप के ड्राइवर थे। और जो इंजर्ड थे, ये विक्टिम थे एक्सीडेंट के, उनको तुरंत 8, 9, 10 मिनट के अंदर जो है हॉस्पिटल के, जोनल हॉस्पिटल मंडी के इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया था। और वहां से फिर इनको तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह के मुताबिक इनको पीजीआई पहुंचा दिया गया था, सेम डे, कुछ ही घंटों के अंदर। तो वहाँ पीजीआई में इनका इलाज चल रहा है और हम लगातार उनका हालचाल पूछ रहे हैं वहाँ से। लेकिन सागर जी, यहाँ पर लवली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर, और उनका ये कहना है कि वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, पल पल की अपडेट वो रख रही हैं, लेकिन मंडी पुलिस की तरफ से कोई हालचाल जानने नहीं आया, ना किसी का कोई फोन आया है, और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, एफआईआर हो रही है। लेकिन आज जिस स्थिति में यशवंत है, जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं, डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि हो सकता है शायद उम्र भर ही इस तरीके से रहे। उनके दोनों पैर पैरालाइज हैं, रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर गई है, और सिर की एक नस उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। हाँ, अब एक्चुअली वो पीजीआई में है, पीजीआई जैसी संस्था में वो एडमिट हैं, और अब तो सब कुछ डॉक्टरों के हवाले ही है। और इसमें कोई पुलिस का रोल कोई ज्यादा नहीं है। और ये जितने भी दुर्घटनाएं हो रही हैं जिले में, ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं सड़कों पे, तो ये दुर्घटनाओं की भयानकता है कि लोग जो हैं काफी जो अपंग भी हो जाते हैं, मौतें भी हो रही हैं। और ये रोड वाकई एक मुद्दा है कि रोड एक्सीडेंट हमारे जहाँ लोगों की लापरवाही के कारण जो है, ड्राइवर जो है वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, सड़कों पे हादसे बहुत ज्यादा हैं। ये तो एक सच्चाई। जी सागर जी, बहुत इज्जत के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। पुलिस की गाड़ी से एक 28 वर्षीय युवक जो आज इतनी बुरी स्थिति में पीजीआई में पड़ा हुआ है, उसके माँ बाप का क्या हाल होगा, उसकी धर्मपत्नी इतनी यंग है, उनका क्या हाल होगा, पूरा जीवन उनके सामने आगे पड़ा है। ये तो स्पष्टीकरण नहीं हो सकता ना सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी चाहे कोई भी हो, किसी भी गाड़ी से टकराया हो, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। लेकिन बाकी जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें एफआईआर दर्ज है और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ठीक है लवली जी, आप अगर एएसपी साहब से कुछ सवाल करना चाहती हो, क्योंकि आज मौका है, आपने कहा कि आप चंडीगढ़ में हैं, आपको समय नहीं मिला, आज आपके पास मौका है, वो मंच है, आप कुछ बात करना चाहें, कुछ सवाल करना चाहें? मैम, मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये बोलते हैं कि नहीं हम पुलिस प्रशासन है, हम देश के लिए लड़ते हैं, अगर ये गलती करने लगे तो हम आम लोगों का क्या होगा? बिल्कुल सागर जी, लवली जी की आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, वो ये कह रही हैं कि आप लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों की सेवा के लिए आप कहते हैं कि आप तत्पर हैं, लेकिन अगर आपकी ही गाड़ी से इस तरीके से एक आदमी जिंदगी की जंग लड़े। जी, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही, मैं हनोगी साइड हूँ, यहाँ रिमोट एरिया है, और आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है मुझे। ठीक है सागर जी, न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लवली जी, हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज को हम पुलिस तक पहुंचाएं, और फिर जिस तरीके से इसमें कार्रवाई हो रही है
उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लवली जी, आपने इतने क्रूशियल समय में न्यूज 18 से बातचीत की, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं और आशा करते हैं कि यशवंत जी जल्द स्वस्थ होकर घर वापस लौटेंगे। तो आपको बता दें कि यहां पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर चालक के ऊपर दर्ज कर दी गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पीजीआई में यशवंत का इलाज जारी है और मौत और जिंदगी की जंग वो अभी भी वहां पर लड़ रहे हैं। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आईआईटी मंडी से खबर है, जहां कथित तौर पर सीनियर बैच के छात्रों द्वारा प्रथम बैच के छात्रों की रैगिंग का मामला सामने आया है। ये रैगिंग पिछले महीने फ्रेशर मिक्सर के दौरान हुई थी। इसकी शिकायत संस्थान के एंटी रैगिंग सेल में की गई थी। इसके बाद संस्थान ने 72 छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 10 छात्रों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार घटना 11 अगस्त की थी, जिसके बाद आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीदत्त बेहरा ने 20 अगस्त को रैगिंग लेने वाले सभी छात्रों को एक मेल भेजा था, जिसमें छात्रों को लक्ष्मण रेखा को पार करने का जिक्र किया गया था। संस्थान के मुताबिक 72 विभिन्न संकाय के छात्रों को दोषी पाया गया है और इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है, जुर्माना लगाया गया, हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया है और कुछ को तो डिपार्टमेंट से शायद निकाल भी दिया गया है। किस तरीके की कार्रवाई इस पर हुई है वीरेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो आपको पता ही होगा कि अमर काचरू कांड के बाद जो है एक बहुत सख्त कानून बना था रैगिंग को लेकर कि आप जो है वो किसी प्रकार की रैगिंग किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं कर सकते हैं और पूछताछ के नाम पर, इंट्रोडक्शन के नाम पर भी आप रैगिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ वैसा ही कि इंट्रोडक्शन के नाम पर जो वो जो नए फ्रेशर जो स्टूडेंट आए हुए थे उनकी रैगिंग हुई है और इस रैगिंग में जो छात्र शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिनकी रैगिंग हुई बट विल ऑल्सो ओरिएंट आवर रिक्वायरमेंट्स while proudly developing the equipment indigenously. The modernization plan of the Defence Forces is focused on the capability development through self-reliant defence ecosystem, followed by the Make in India or Atmanirbhar approach. The Indian Army is a major participant in the Make in India or Atmanirbhar approach and has taken the initiative to transform itself into a modern, Atmanirbhar, technologically advanced force. Northern Command, with its focus on operations, has remained at the forefront of this drive. It will be also our privilege to host the Honorable Raksha Mantri, the Honorable Minister of Technology, the Honorable Lieutenant Governors of Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, the Chief of the Defence Staff and the Chief of the Army Staff, amongst a host of other senior officers, for this important event, that is the NORTEC 2023. We hope that with everybody's cooperation and assistance, this event will be a big success towards enhancing our capabilities in the future. Thank you and Jai Hind. तो नॉर्दर्न कमांड चीफ ऑफ स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां लेफ्टिनेंट जनरल अनन्य सेन गुप्ता मीडिया को संबोधित कर रहे थे। कई महत्वपूर्ण पहलू उन्होंने यहां पर रखे हैं। In keeping with these developments in the years to come, the existing and emerging technologies will fundamentally change the course of future battlefield. Thus, there is a need to focus on developing robust, indigenous solutions for all needs of the Indian Armed Forces, particularly in the field of firepower, mobility, electronic warfare, situational awareness, intelligence, surveillance, and reconnaissance. While there is a need to imbibe and adopt modern technology, it is also imperative that existing equipment platforms get sustained through interventions, upgrades, developments, refurbishments to infuse a fresh lease of life into them. These equipments
and the platforms are necessarily armored fighting vehicles, artillery guns, equipment of engineer equipment origin, or electronic warfare equipments. The Atmanirbhar Bharat initiative has proved the much needed impetus to help India transform from a major importer to a major production hub and net exporter of the defense products. The resultant boost to indigenous small and medium manufacturers, also the impetus to the indigenous research and development is highly visible. Northern Command too has benefited from self-reliance, that is Atmanirbharta. Majority of our equipments and upgrades are being procured through Army Commander's Special Financial Power and OCPP routes. The North Tech Symposium 2023 is unique in that for the first time since inception, it is being held outside an army garrison, that is in the campus of IIT, and of course in collaboration with SIDM. So it is a true spirit of cooperation between academia, the industry and the armed forces. Highlights of this 2023 North Tech Symposium would be there are 6 events concurrently being held. An exhibition of latest products by over 200 business partners, industry partners of the armed forces. One-on-one structured interaction with industry and the academia to bridge the gap between the requirements and the capabilities. A technical seminar to invigorate fertile minds through exchange of novel ideas and concepts. An idea innovation display by the students of IIT as well as the armed forces to applaud the spirit of innovations. A military equipment display by the armed forces for the students of IIT, our industry partners as well as the students from the neighboring schools, and also to give them a hands-on experience to infuse nationalistic fervor into them. And lastly, product launched by our industry partners, typically to the requirement of our armed forces. Gentlemen, the North Tech Symposium 2023 will thus be an exercise co-opting the potential of minds of academia, the innovative thinking of our young entrepreneurs, that is startups, manufacturing might of our defense industrial partners, to meet the operational requirement of Indian Army in general and Northern Command in particular. Thank you, Jai Hind. Now may I request Dr. Sunil Mishra, DG SIDM, to address the media, please. नमस्कार। पिछले कुछ सालों से 4-5 सालों से भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत मुफीद बन रही है। बहुत दे हैव बीन स्ट्रक्चर्ड इन अ वेरी नाइस मैनर। तो नॉर्दर्न कमांड चीफ ऑफ स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे और बीते 4-5 सालों में जिस तरीके से डिफेंस को लेकर सरकार की नीतियां रही हैं उस पर प्रकाश डाला जा रहा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा दौरे में बदलाव हुआ है। उनका पहले जयसिंहपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा वो करेंगे और पीड़ितों से फिर मुलाकात का कार्यक्रम है। इससे पहले सुबह उन्होंने नादौन में जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुनी। दोपहर बाद उनका पालमपुर जाने का कार्यक्रम है, जहां वो रात्रि में विश्राम भी करने वाले हैं। सीएम सुक्खू अपने दौरे के दौरान नेत्रू, देहरू, कोसरी, सियाराखड़, आलमपुर, पपरोला ब्रिज का दौरा करेंगे और उसके बाद पालमपुर में रात्रि विश्राम करेंगे और कल शिमला लौट जाएंगे। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय अपने गृह क्षेत्र हमीरपुर के दौरे पर सीएम सुक्खू पहुंचे हुए थे और सुबह उन्होंने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में जनता दरबार लगाया, जनता की समस्याएं सुनी, फिर जयसिंहपुर के लिए वो रवाना हुए। आपको बता दें जयसिंहपुर में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, फिर दोपहर बाद वो पालमपुर के लिए निकल जाएंगे। पालमपुर में भी बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे। बाढ़ और बारिश से हिमाचल प्रदेश में जो भारी नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जाएगा। पपरोला ब्रिज का भी वो आंकलन करेंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे, जनता से मुलाकात करेंगे और समय समय पर आपको याद होगा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम दौरा कर रहे हैं। कुल्लू से इस दौरे की शुरुआत हुई थी। कुल्लू मनाली में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात के बाद मंडी के भी कई गांवों को सीएम ने कवर किया था, सिरमौर गए थे और इसके बाद किन्नौर का भी उन्होंने दौरा किया था और अब लोअर हिमाचल की तरफ अपने गृह विधानसभा क्षेत्र की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां नादौन में आज उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की है। खुद लोगों के घर जाकर वहां पर समीक्षा कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं।
इसके इतर आज कांगड़ा के पालमपुर जाने वाले हैं। रात्रि विश्राम वो पालमपुर में ही करेंगे। शाम को पालमपुर में बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। अभी भी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में खासतौर पर अगर बात की जाए तो 400 के आसपास ऐसे लोग हैं जो राहत शिविरों में अपने दिन गुजारने को मजबूर है। ना उनकी जमीन बची है, ना उनके घर और ना ही मवेशी। ऐसे में सरकार से मदद की दरकार है। इस बीच सीएम सुक्खू लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और आज पालमपुर के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां शाम को बाढ़ प्रभावितों से सीएम मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री पहुंचे थे, 2 दिवसीय दौरा था हमीरपुर का, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गए थे। मुख्यमंत्री जी 2 दिन हमीरपुर में हैं आप, कितनी आपदा यहाँ पे आई और क्या राहत हुई? देखिए, मैं आज नदौन, बड़सर, सुजानपुर, हमीरपुर के कुछ क्षेत्र में सब जगह देखा है। आपदा ने कोई एक जगह ऐसी नहीं है जो इसको छोड़ा होगा, सब जगह आपदा है। और भोरंज में भी इन सब प्रभावित परिवारों से जहां तक हो सका है मैंने मिलने की कोशिश की है। और अब हमारा दायित्व ये बनता है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको राहत पहुंचाई जाए। सर, केंद्र सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, कितना विकास हिमाचल के और साथ मिल रहा है आपदा में? ये आप आपदा में खुद जानते हैं और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपने इस नारे को चित्रित करेगी और हमें जल्दी से जल्दी रिलीफ देगी। सर, विपक्ष बार बार कह रहा है कि आंकड़े झूठ पेश कर रही है सरकार। हमने कोई आंकड़े झूठ नहीं किए हैं। हमारे पास जो भी पैसा आया है उसमें 180 करोड़ रुपया जो है वो जुलाई की हमारी किस्त बनती है और दिसंबर की किस्त को उन्होंने एडवांस दे दिया है। 315 करोड़ रुपया जो हमारा 22-23 का क्लेम था जिसमें एजी ने ऑब्जेक्शन लगाया था उसका 189 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है और उसके अलावा एक 200 करोड़ रुपए की जो सहायता थी वो दिए, बाकी कुछ नहीं दिया। धन्यवाद सर। तो ये थे मुख्यमंत्री सुखविंदर का कहना है कि आपदा में सिर्फ लोगों को राहत पहुंचाना उनका परम कर्तव्य है और इसके लिए डटे हुए हैं। हमीरपुर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी के साथ जसवीर कुमार। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।